गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, अपन मैग्नेटाइजेशन का पूरा सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं या जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, कंटेंट में दम हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज अपन बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों पे बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, कोर्सिविटी क्या होती है, रिटेंटिविटी क्या होती है, हिस्टेरिसिस कर्व क्या होता है, फिर ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, परमिबिलिटी ने मीडियम क्या होती है, परमिबिलिटी ने फ्री स्पेस क्या होती है। इन सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे। डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे होते हैं, इनका अलाइनमेंट क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली होता है एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फील्ड ही है, ऐसे समझें कि जो अगर आपके पास सपोज एक लूप थी, लूप में अभी मैग्नेट नहीं रखा गया है, सपोज ऐसा मैग्नेट नहीं रखा गया है, तो जब मैग्नेट नहीं रखा गया सिर्फ एक लूप है। क्या है? सिर्फ एक लूप है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आपने पढ़ा है? म्यू नॉट एन आई। क्या पढ़ा है? म्यू नॉट एन आई। बेसिकली जो एन आई होता है एन इंटू आई, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न इन द करंट फ्लोइंग, इसी को बोलते हैं एच। एच इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू आई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। तो ये तो थी जब हमारे पास मैग्नेटिक कोई मटेरियल है, जब लूप में नहीं रखा गया था, सिर्फ एक सोलेनॉइड थी, एक सोलेनॉइड रखी थी जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट एच, वेयर एच इज दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि मान लीजिए कि इस सोलेनॉइड के अंदर आपने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो होगा क्या? एक तो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए एक टर्म ऐसे मान लीजिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें, बी टोटल, एक तो है इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी, प्लस मैग्नेटाइजिंग मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी एम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बी एम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। इसका जो मैग्नेटाइजेशन हुआ उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बी क्या है? सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना? म्यू नॉट एच प्लस बी एम की जो वैल्यू है यहाँ पे, बी एम इज नथिंग बट म्यू नॉट एम होता है। म्यू नॉट एम, एम इज दी बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। एम को क्या बोलते हैं? एम इज दी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एम को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेसिकली होता क्या चीज़ है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर यहाँ पे अगर आप समझ रहे हैं तो ऐसे एम इक्वल टू बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट, ये वो वाला एम है जो आप यूज करते थे आई इंटू ए में, पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या है आप जानते हो? आई इंटू ए होता है, करंट इंटू एरिया वेक्टर डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब एम्पियर, आई अपान एल, ए कैंसिल, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, तो ए कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर।
मतलब एच की जो एम की यूनिट है वो क्या है, एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर कई बार आया है नीट एग्जाम में, एम्पियर पर मीटर। ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बेसिकली जो बी एम होता है ये म्यू नॉट एम। तो अगर यहाँ पे देखें, मतलब ऐसे एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पे अगर देखें तो टोटल बी, अभी हम बात कर रहे हैं बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे म्यू नॉट कॉमन ले लें, म्यू नॉट एच प्लस एम। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। अब एक टर्म सीखते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। वो क्या होता है वो समझते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं काइयम। क्या बोलते हैं, काइयम से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये m बाई एच का रेशियो होता है, m बाई एच। अब m बाई एच की रेशियो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, m क्या था, म्यू नॉट, h की वैल्यू आपके पास क्या थी, h बराबर आपने देखा कि यहाँ पे जो m था म्यू नॉट एच, ये था आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी m बाई एच के रेशियो को। ऐसे समझें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, मान लें कि एक सोलेनॉइड थी, उसमें आपने पहला मटेरियल रखा, मैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो वो मैग्नेटाइज्ड हुआ 10 से, और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल रखा वो मैग्नेटाइज्ड हुआ 100 से। तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो सेकंड वाले की है वो ज़्यादा है, वो क्योंकि उसके 100 मटेरियल्स, 100 मैग्नेटाइज्ड हो गए मटेरियल्स उसमें, और उसमें सिर्फ 10 हुए। तो किसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है, सेकंड वाले का ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का कम है। तो बेसिकली काइयम जो होता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, वो बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे समझें। ठीक, तो इसको बोलते हैं काइयम। क्या बोलते हैं, काइयम। तो आपने पढ़ा कि B इक्वल टू बी नॉट एच प्लस एम। और अगर मान लें कि B इक्वल टू, आपने ये भी पढ़ा है म्यू नॉट एच, ये आपके पास ऐसे समझें कि ये जो वैल्यू है, अगर हम B की बात करें किसी मीडियम में, अगर कोई मीडियम है, सपोज यही कॉइल जो है किसी मीडियम में रखी होती, तो B की जो वैल्यू होती म्यू इंटू एच होती, वेयर म्यू इज दी, इसको बोलते हैं परमिबिलिटी इन ए मीडियम, परमिएबिलिटी इन मीडियम। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये म्यू की वैल्यू क्या है, परमिबिलिटी इन मीडियम। तो B बराबर म्यू इंटू एच, तो यहाँ पे वैल्यू रख लें, म्यू इंटू एच बराबर म्यू नॉट एच प्लस एम। ऑलराइट, तो यहाँ पे म्यू नॉट एच ले ले कॉमन, 1 प्लस एम बाई एच। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे म्यू इंटू एच है, तो एच कैंसिल आउट, क्या बचा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एच बाई एम। 1 प्लस एच बाई एम को हम, एच बाई एम को क्या लिख सकते हैं, काइयम। तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काइयम, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काइयम। ये म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काइयम बेसिकली आपने पढ़ा होगा, म्यू आर एक टर्म है जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर बोलते हैं इसको। म्यू आर बेसिकली क्या होता है, म्यू आर आपने पढ़ा होगा, म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू जीरो।
जैसे एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, वैसे ये भी है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो म्यू अपान म्यू 0 को हम म्यू आर लिख सकते हैं। तो म्यू आर के जगह पे देखें म्यू अपान म्यू 0 बराबर 1 प्लस काइम, तो इसको बोलते हैं 1 प्लस काइम। म्यू आर बराबर 1 प्लस काइम। म्यू आर इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिबिलिटी, काइम इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर हम बात करें जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड होता है, ठीक। अगर हम डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि काइम की जो वैल्यू होगी, काइम की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मटेरियल, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कौन मैग्नेटाइज ज़्यादा हो रहा है उसकी जो, जैसे मान लीजिए कि अगर एक लूप रखी हुई है, अगर हम सोलेनॉइड में एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें, सॉफ्ट आयरन कोर अगर रख दें तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होती हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड भी होगी, स्ट्रॉन्गली डीमैग्नेटाइज्ड होगी, दोनों होगी उसमें। तो इसका मतलब क्या है, उसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक। अगर मान लें कि अगर बात करें कि आपके पास ये तो बेसिक पैरामीटर्स हो गए कि म्यू आर, काइम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सब में रिलेशन, ठीक। अब बेसिकली कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जेई के, जेई मेंस के। लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब विथ साइड 1 सेंटीमीटर दिया है, हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है कैपिटल एम दिया है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर में दिया है। व्हेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ इतना 60 × 10³ एम्पियर पर मीटर इज अप्लाइड ऑन इट, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज। तो आपने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काइम पढ़ा, डेट इज m/h, क्या पढ़ा, m/h, वेयर h इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड m इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालेंगे। आपको पता है डायपोल मोमेंट जो पहले m निकालेंगे, m इक्वल टू कैपिटल M वेक्टर अपान पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वैल्यू कितनी है, डायपोल मोमेंट 20 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 का होल क्यूब, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा +6 तो बचेगा 20। तो ये आपके पास आ गया m की वैल्यू, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपके पास आ गया m की वैल्यू, वेयर m इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 20 अपान h इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वैल्यू कितना है 60 × 10⁻3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 मतलब 3.33, 1/3 मतलब 0.33 × 10⁻⁻3। इसमें से देखें कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, चूँकि ये और ये इसमें 10⁻⁻2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक यहाँ पे 3.3 करना होता है, 3.3 मुझे करना है तो क्या 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ पे 3.3 कर रहा हूँ इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई है, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई 10 की पावर, अगर 3.3 कर दिया, 3.3 मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 3.3 मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 10। ऐसे समझें कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 3.3 एक डिजिट इधर कर रहा हूँ, मतलब क्या है कि 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन कौन सा है, सी, 3.3 10⁻⁻4। तो आपके पास सी ऑप्शन है।
तो ये जेईई मेंस का एक क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कि आपके पास कॉन्सेप्ट तो हो गया कि अगर कोई मटेरियल, कोई मैग्नेटिक मटेरियल, 3 तरीके के क्लासिफिकेशंस किए गए ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजिंग थियरी। क्या है? एटॉमिक थियरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हेडिंग लिखें, एटॉमिक थियरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एटॉमिक थियरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मॉलिक्यूलर थियरी भी बोलते हैं, एटॉमिक थियरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। बेसिकली 5 पार्ट हैं। फर्स्ट जो है कि कोई भी एटम और मॉलिक्यूल जो डाइपोल, उसका डाइपोल होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बना होता है, पहला। सेकेंड पार्ट में बोलते हैं कि अगर जो है डीमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, इफ़ अ सब्सटेंस इज डीमैग्नेटाइज, इसका मतलब क्या है? उसका नेट डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? वो 0 है। रैंडमली ओरिएंटेड है तो नेट डाइपोल क्या हो गया है? 0। अगर आप किसी जो अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि उसके डाइपोल उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। तीसरी बात, अगर आप चौथी बात में कहते हैं कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर आप उसको टेम्परेचर से बढ़ाएं, टेम्परेचर दे दें तो वो अपनी क्या मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? धीरे धीरे लूज करने लगती है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक थियरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो लेट बात कर रहे हैं एटॉमिक थियरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला चीज, एवरी मॉलिक्यूल ऑब्लिक एटम ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस हैज नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, सो इट इज द मैग्नेटिक डाइपोल, सो इट इज फॉर्म अ मैग्नेटिक डाइपोल। दूसरा, इन अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन एटॉमिक डाइपोल आर रैंडमली ओरिएंटेड, और उनका नेट जो समेशन होता है डाइपोल मूवमेंट का वो क्या होता है? 0 होता है। तीसरी बात सीखते हैं, आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड एटॉमिक डाइपोल अलाइन इन इट्स डायरेक्शन। अगर मान लो कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो जो है रैंडमली ओरिएंटेड है, लेकिन अगर आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उनका जो रीअलाइनमेंट डाइपोल का हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। फिर बात करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ रीअलाइनमेंट। उसके मॉलिक्यूल्स कैसे रीअलाइनमेंट है वो डिपेंड करता है कि वो कितना मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। फिर बात करते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? घटेगा। अभी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्यूरी टेम्परेचर है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है या पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसके बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं मैग्नेटाइजेशन उसका क्या होता है? धीरे धीरे कम होता जाता है और एक टाइम आता है जो ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक थियरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब अपन समझते हैं कि 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। पैरामैग्नेटिक पहला है, डायामैग्नेटिक दूसरा है, फेरोमैग्नेटिक और तीसरा है पैरामैग्नेटिक। पैरा, डाया और फेरो, ऐसे समझे, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो अब इन तीनों चीज़ों पे बात करते हैं, तो एक कंपेरेटिव स्टडी भी करेंगे इसके लिए। सो अब अपन बात कर रहे हैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। 3 तरीके के मटीरियल मैंने बताया, डाया, पैरा और फेरो। तो पहली चीज़ है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट थिंग, दे आर फ्रीली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ये मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये क्या करती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्रीली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ये क्या करती है? अट्रैक्ट तो करती है फेरोमैग्नेट, लेकिन उसका अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। लेकिन हाँ, यस, अगर फेरोमैग्नेटिक बात की जाए, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो और ये क्या है? पैरामैग्नेटिक इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होती है। ठीक, मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये भी मैग्नेटाइज्ड होती है लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर अपन बात की ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब काइयम। काइयम की वैल्यू याद करो, काइयम क्या होता था? m/h का रेशियो, m/h का रेशियो। तो काइयम की जो वैल्यू होती है 0 से भी कम होती है, -1 के बराबर होती है। यहाँ पे 1 से कम, 0 के बराबर पैरामैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक का काइयम बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है कि M/H का रेशियो फेरोमैग्नेटिक केस में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज वो जल्दी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं म्यू आर की वैल्यू, तो जानते हो 1 + काईएम, तो जो 0 से था वो अब 1 से हो जाएगा, एक जोड़ देते हैं इसमें। अब ये जो 1 से है ये कहाँ से हो जाएगा, 2 से। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी भी 1000 से ज़्यादा होगी म्यू आर की, काईएम की। काईएम की वैल्यू यहाँ पे 1000 ज़्यादा, तो म्यू आर भी 1000 से ज़्यादा होगी। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और इसी को बोलते हैं क्यूरीज लॉ। याद करेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो काईएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ये याद रखेंगे, जेईई मेंस में कई बार आया है ये वाली चीज़। अब बात करते हैं काईएम, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसको बोलते हैं T-TC। TC को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। T इज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब वेरिएशन ऑफ M और H में वेरिएशन लीनियरली होता है डायामैग्नेटिक में। अगर पैरामैग्नेटिक में बात करें तो ये भी लीनियर होता है, लेकिन हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर हम बात करें तो ये नॉन लीनियर होता है। इसी में बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व। तो अपन अब बात करने वाले हैं हिस्टेरेसिस कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में आता ही आता है। नीट या जेईई मेंस में कई बार पूछा गया है, जैसे रिटेंटिविटी क्या है, कोर्सिविटी क्या है। किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से उसमें मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन कब तक बढ़ेगा, किस लेवल तक बढ़ेगा, फिर उसको कैसे डीमैग्नेटाइज किया जाए, ये सारी चीज़ें आप बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, हिस्टेरेसिस कर्व सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है, इसमें तो लीनियर होता है, लीनियर वेरिएशन है, लेकिन इसमें नॉन लीनियर वेरिएशन होता है। एक तो एक लूप के फॉर्म में आता है जिसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें बात करते हैं। तो हेडिंग लिखें, हिस्टेरेसिस लूप, राइट इट डाउन, हिस्टेरेसिस लूप। बात करते हैं हिस्टेरेसिस कर्व की, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हर जगह एग्जाम में आता है, नीट देख लो, जेईई देख लो, इस साल भी आया था हिस्टेरेसिस कर्व पे क्वेश्चन। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई सपोज कि अगर कोई लूप रखी है, इस लूप में, एक लूप में कोई आपने मैग्नेट रख दिया, कोई मैग्नेटिक मटेरियल कोई भी रख दिया, अगर लूप में करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। मैग्नेटाइजेशन कब तक बढ़ेगा, बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि आप करंट बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, B बढ़ रहा है। और अगर B बढ़ रहा है तो आप जानते हो B बराबर μ0H। अगर यहाँ पे मान लो कि B बराबर μ × H होता है, इसका मतलब B बढ़ रहा है तो H भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कब तक बढ़ेगा, तो मैग्नेटाइजेशन एक एक्सटेंट तक बढ़ता है, इसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट तक मैग्नेटाइज्ड वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा, इसके बाद वो सेचुरेट, उससे ज़्यादा नहीं मैग्नेटाइज्ड हो सकता। फिर क्या किया आपने, यहाँ तक मैक्सिमम हो गया, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चालू किया, तो मैग्नेटिक फील्ड घटी तो ये वाला लूप यहाँ तक आया। मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या किया, यहाँ तक, ये मैग्नेटिक फील्ड इससे ज़्यादा जो है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटाइजेशन था वो जीरो हो चुका था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई थी। मैग्नेटाइजेशन तो जीरो हो चुका था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई थी। इस पॉइंट को बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी या रिजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, रिजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक, या रिजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड अभी इस मटेरियल पे थी। अब क्या कर रहे हो, अभी और मैग्नेटिक फील्ड आप घटाना नेगेटिव डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे कि करंट इसमें रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जब रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो एक पॉइंट पे आ करके उसका जो रिजिडुअल मैग्नेटिज्म उस मटेरियल पे था, उसमें रिवर्स डायरेक्शन पे करने पे तो एक पॉइंट आएगा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन उस रिवर्स जो डायरेक्शन आपने फ्लो किया करंट,
उससे क्या होगा कि इस मटेरियल जो है वो मटेरियल जो मैग्नेटाइज था, अब वो मटेरियल क्या है, डीमैग्नेटाइज होना चालू हुआ इधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे H की वैल्यू नेगेटिव चली गई। इसको बोलते हैं कोअर्सिविटी। क्या बोलते हैं, कोअर्सिविटी। ये दूरी क्या होती है, O2C, कोअर्सिविटी। फिर आपने क्या किया कि और मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव में ले गए, डायरेक्शन मतलब और उसको नेगेटिव में तो एक जगह आया, उसको बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन। क्या बोलते हैं, रिवर्स सेचुरेशन। इस पॉइंट पे आकर के क्या हुआ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव में थी और H की वैल्यू मतलब रिवर्स, इससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर आपने बढ़ाना चालू किया, बढ़ाया, इसको बोलते हैं रिवर्स रिटेंटिविटी। जितना ये कर्व ऊपर होगा उतना ये कर्व नीचे होगा, इसको बोलते हैं रिवर्स रिटेंटिविटी। फिर ये फाइनली जा कर के सैचुरेशन पॉइंट पे मिल जाएगा। तो जो ये लूप का एरिया है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम देता है। क्या देता है, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम देता है। इस पे भी बात करेंगे, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अगर मान लीजिए कि ये स्टील की है, स्टील मतलब इसकी रिटेंटिविटी देखें और कोर्सिविटी का ग्राफ देखें। बेसिकली क्या होती है, ये स्टील कर्व है। अब एक होती है सॉफ्ट आयरन कोर। बेसिकली वहाँ पे क्या है कि सॉफ्ट आयरन कोर में वो समझते हैं ऐसे, इस तरीके से। ऑलराइट, ये वाला सॉफ्ट आयरन कोर है। इसका जो एरिया होता है ये सॉफ्ट आयरन का है, लिख दे रहे हैं। जो ब्लू 11 है, ये वाला जो ब्लू वाला है ये वाला सॉफ्ट आयरन कोर का है, सॉफ्ट आयरन। तो इस साल नीट में एक क्वेश्चन आया था कि देखें यहाँ पे स्टील का जो आपने स्टील का लिया, इसमें रिटेंटिविटी क्या है, कम है, जबकि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसके रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा है। कोर्सिविटी किसकी ज़्यादा है, स्टील की ज़्यादा है, और इसकी कोर्सिविटी क्या है, कम है। सॉफ्ट आयरन की कोर्सिविटी क्या है, ये कोर्सिविटी है, यहाँ से यहाँ तक स्टील की है, और जबकि ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ क्या है, सॉफ्ट आयरन की। तो एक बात लिख सकते हैं, फॉर स्टील क्या चीज़, रिटेंटिविटी इज लोअर बट कोर्सिविटी इज मैक्सिमम। ये तो फॉर आपके पास स्टील के लिए, लेकिन अगर हम सॉफ्ट आयरन की बात करें, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा है। रिटेंटिविटी ज़्यादा है और कोर्सिविटी कम है। तो ये क्वेश्चन इस साल आया था कि किसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है, किसकी कोर्सिविटी कम है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो सारे क्वेश्चंस देखते हैं नीट और जेई के। सो बात करें जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन 2004 का। द कोर्सिविटी ऑफ स्मॉल मैग्नेट वेयर फेरोमैग्नेटिक गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड। कोर्सिविटी मतलब HC दिया है, ये मतलब पीछे वाला कर दिया है, HC दिया है ये। एंड करेंट रिक्वायर्ड टू पास द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ दिया है, L दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 100, सो दैट द मैग्नेटिक गेट्स डीमैग्नेटाइज व्हेन इनसाइड द सोलेनॉइड इज। ऑप्शन करंट की वैल्यू 30 मिली एम्पियर, B 60 मिली एम्पियर, C 3 एम्पियर, D 6 एम्पियर। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने पढ़ा है कि B बराबर म्यू नॉट NI, यही पढ़ा है, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट कैपिटल N बाई L नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऑलराइट, ये बराबर किसके, B नॉट। अब ये जो B नॉट है आपने पढ़ा है कि ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ये म्यू नॉट H के बराबर, HC, रिवर्स रिटेंटिविटी है तो ये वैल्यू क्या है, HC। ठीक, म्यू नॉट HC।
एन इंटू वाई के जगह क्या रख दिए, एच सी। अब ये जो अगर बराबर है इसका मतलब इसको क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट एच सी। तो म्यू नॉट कैंसिल, तो हमें क्या चाहिए था, करंट चाहिए था आई। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, एच सी इंटू एल अपान नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, एच सी की वैल्यू क्या दिया है, कोर्सिविटी की 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितना दिया, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 100। तो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया, 30 तो ये आ गया 3। कितना आंसर आ रहा है, 3 एम्पियर। कितना, 3 एम्पियर करंट इज द राइट आंसर। तो 2014 में जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया है। और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी कैसे यूज करनी है क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन जेईई मेंस 2018 में आया है, जेईई मेंस 2018 में। करना क्या है वो देखिए। पहले आपसे पूछा BH कर्व फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एज शोन, द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब छोटा एन दिया है, द करंट दैट शुड पास थ्रू द सोलेनॉइड सो दैट दिस मटेरियल इज कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड। ऑप्शंस में दिया है। तो आपको क्या पता है, B बराबर म्यू नॉट H पता है। अब बेसिकली म्यू नॉट NI होता है, NI को ही हम H लिखते हैं, तो म्यू नॉट NI को हमने H लिख दिया। अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर है, अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर, ये जो वैल्यू है म्यू नॉट H, बेसिकली N इंटू वाई को ही क्या बोल रहे हो, H बोल रहे हैं, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज। तो HC ये वैल्यू कितनी दिया है, अगर आप ध्यान से देखें HC ये वैल्यू क्या दिया है, 100। मतलब इसका कोर्सिविटी की वैल्यू कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड हो रही है इस पॉइंट पे। तो इसकी वैल्यू कितना, 100। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है कितना, 1000। कितना, 1000 पर सेंटीमीटर है, ये बात ध्यान दे। पर सेंटीमीटर मतलब मीटर में अगर हम बात करें, पर सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ की वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर है, अगर मीटर में लिखना चाहें तो पर सेंटीमीटर 10 की पावर -2 लिख देंगे। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई आई। तो आई की क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो गई 1/1000। ये वैल्यू 1 हो गई, ये 1/1000 मतलब 1 मिली एम्पियर। कितना, 1 मिली एम्पियर। सो करेक्ट आंसर इज 1 मिली एम्पियर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये भी जेईई मेंस का 2018 का क्वेश्चन था जेईई मेंस पे, तो आसानी से आप कर सकते थे सारी चीज़ें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ाया, मैंने आपको पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अंतर बताया, और मैंने आपको जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, उसमें रिलेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों तो इसको फॉरवर्ड भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।